देखो, हम लोगों ने 4 चैप्टर्स बेसिकली शुरू के थ्योरी देखी है। चैप्टर 5 हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीख लिया है, जिस अकाउंटिंग इक्वेशन में अपन ने एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल देखा है। ठीक है, तो सारे एसेट्स जो होते हैं हमारे वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। हमने ये चैप्टर 5 में अभी पूरे क्वेश्चंस इसके बना लिए हैं। 2 प्रकार का हमने देखा है इसमें। अभी सबसे पहले हम इसमें क्या देखे थे बताओ? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस बना लिए थे, जिसमें हम पहले कॉलम्स खोलते थे और प्लस माइनस करते थे। ये चैप्टर आपको बनवाया ही इसीलिए गया था ताकि आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हो सके। चैप्टर 5 बनवाने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही था कि चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आप लोगों का क्लियर हो सके, जिसमें एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस लॉस क्या होता है, इनकम गेन क्या होता है, समझ में आ सके। आपको पता है क्या होता है एक्सपेंस लॉस इनकम गेन? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब खर्चे हैं। क्या हम इनके अलग से अकाउंट खोलते थे? नहीं खोलते थे। हम इसको कैश से कम कर देते थे और कैपिटल से कम कर देते थे। एक्सपेंस है अगर ये सब तो, और अगर यही इनकम हो जाता था तो कैश बढ़ा देते थे और कैपिटल बढ़ा देते थे। तो हमको पहचान करना आता है, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, ये सब हमारे लिए इनकम है। ये कैश बढ़ता था और कैपिटल बढ़ता था। और सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हमारे लिए एक्सपेंस है। इससे कैश और कैपिटल हम कम कर देते थे। अब इसमें हमने एक और टर्म पढ़ा था कि अगर हमने सैलरी देनी हमको 12,000 थी और हमने दे कितनी दी है? 10,000 रुपए दी है, तो आप कैश कितने से कम करोगे? 10,000 से, क्योंकि आपने दिया कितना कैश है? 10,000। पर आपका जो कैपिटल है, आपको देना कितना था सैलरी? तो आपका कैपिटल पूरे 12 से कम होगा। भले ही आपने कैश कितना दिया है? 10,000, पर क्योंकि आपको सैलरी देनी थी पूरी 12,000, तो आपका कैपिटल कितने से कम होगा? खर्चा बन के पूरा 12,000। इसको हम कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और ये बन जाएगा चैप्टर 4। अगर सिर्फ 10,000 माइनस करते तो उसको हम बोलते कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन हमने कैश को बस फोकस नहीं करा, हमने फोकस करा एक्रूअल को, जिसमें हमारा चाहे कि कैश हमने कम दिया हो या अगर ज्यादा भी दे देते, जैसे कि अगर इसमें मैं बोलूं चलो कैश दे दिया 15,000, एडवांस दे दिया, तब भी कितना माइनस होता? 12,000 ही होता। ना कम होगा खर्चा माइनस, ना ज्यादा होगा, उतना ही होगा। इसको बोला जाता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जितना एक्रूड हुआ है एक्सपेंस, और इनकम में बनाते तो इनकम जितना एक्रूड हुई है इनकम, चाहे फिर वो मिली हुई हो इनकम चाहे ना मिली हो, जितनी एक्रूड हो गई वो इसी साल की इनकम बनेगी, वो इसी साल के कैपिटल में ऐड होगी। ये हमने सीखा था, जो कि आपके चैप्टर 4 में पढ़ाया जाएगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आप पूछोगे भैया ये टैली कैसे हुआ? टैली ये इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे एक प्रीपेड खुल जाएगा, प्रीपेड रेंट का, कि हमने प्रीपेड सैलरी का, सॉरी सैलरी की बात कर रहे थे, प्रीपेड सैलरी का 3,000 रुपए से प्रीपेड सैलरी खुल गई। अब देखो टैली हो गया ना, 15,000 माइनस प्लस 3,000 माइनस 12,000, और कैपिटल भी कितने से माइनस हो रहा है? माइनस 12,000। और यहाँ पे कैसे टैली होगा? तो यहाँ पे एक नया बढ़ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, या सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम से एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, कितने से? 2,000 रुपए से। अब देखो प्लस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 और माइनस 10,000 हो गया ना टैली। तो आपका ना खर्चा ज्यादा होगा पे, ना कम होगा पे, उतना ही होगा। इसको हम बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अपन के पापा लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो घर में बनाते हैं, ऐसी अधूरी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें पापा लोग ना कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजेक्शन एक्रूअल के हैं उसको पापा लोग पहले से रिकॉर्ड नहीं करके रखते। जैसे कि कोई ग्राहक से उन्होंने सामान बेच दिया है पर उससे अभी पैसा नहीं मिला है, तो हो सकता है उसको अभी रिकॉर्ड ना करें, सिर्फ उधारी में लिख लें, उसको इनकम ना माने, आज के प्रॉफिट में उस प्रॉफिट को ना जोड़ें कि भाई हमको जितना कैश मिला उतना ही प्रॉफिट माने। वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। वो कैश को ध्यान में रखते हुए व्यापार कर रहे हैं और उधारी को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि भूल जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, पर उसको आज का प्रॉफिट नहीं मान रहे। तो वो कैसी अकाउंटिंग हो गई? कैश बेसिस। कैश बेसिस, वो कैश के बेसिस पे अपना प्रॉफिट मान रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एग्जैक्टली एक्रूअल चलता है, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे खर्चा दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर वो उस साल की इनकम है और उस साल का एक्सपेंस है तो उतना ही आएगा, ना कम ना ज्यादा। चैप्टर 4 खत्म। चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सब क्लियर। एक्सपेंस आपको पता है अब क्या होता है। एक्सपेंस 2 प्रकार के होते हैं,
क्या क्या? एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आपको पता है प्रीपेड एसेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी होता है। अगर आपके खर्चे आपने कैश में नहीं दिए तो खर्चे कर्जे बन जाते हैं, वो आउटस्टैंडिंग बन गया। अगर आपने खर्चा अपने एडवांस में दे दिया तो वो क्या बन जाता है? प्रीपेड बन के एसेट्स बन जाता है। समझ आया ना? क्लियर हो गया? अब एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। जो बिजनेस में सेल्स जनरेट करने के लिए हर साल लग रहा है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो क्या है? रिवेन्यू के लिए एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में लग रहा है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल नेचर के, जो कैपिटल वाली चीजें आ रही हैं, पूंजी वाली चीजें जो आ रही हैं बिजनेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा बैलेंस शीट अफेक्ट करता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कोई नया टर्म नहीं खोलते, वो कैश और कैपिटल से कम हो जाता है। तो ये भी समझ में आ गया। अब होता है एक डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स। ये रियल एसेट्स नहीं है, ये काल्पनिक एसेट्स हैं। इनको ये मान लिया जाता है कि ये एसेट्स हैं पर हैं नहीं। होता क्या है, जैसे मान लो मैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, आयुर्जन क्लासेस में बच्चे ज़्यादा हैं पढ़ने के लिए, उसके लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनवा के कुछ 5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। जैसे मेरी इतनी औकात नहीं 5 करोड़ में खर्चा करूँ, अपन छोटे मोटे लोग हैं ना, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन, अच्छा लगता है, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए खर्चा किया एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, ठीक है। अब ये 5 करोड़ रुपए जो मैंने खर्चा किया है, ये 5 करोड़ रुपए मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, भाई मेरे कुछ लाखों रुपए में कमाई आती है और करोड़ों का खर्चा कर दिया। अब ये जो करोड़ों का खर्चा अगर मैं एक ही साल बैठूं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के बिजनेस से प्रॉफिट निकालने, तो मेरा तो बट्टा बैठ जाएगा। तो मैं एक साल में इतने बड़े खर्चे को अपना लॉस नहीं दिखाऊंगा, मैं इस खर्चे को आने वाले कई सालों तक, जैसे एक बार में 5 करोड़ का लॉस दिखाने से बेटर है हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा दिखाऊं, 50-50 लाख का दिखाता हूं, और ऐसा करके 10 साल में इस खर्चे को मैं अपने बुक से हटाऊंगा। तो हर साल मैं कितने से हटा रहा हूं? 50-50 लाख से। तो जब तक मैं इसको क्या मान के रखूं, फिर इस खर्चे को मैं क्या मान के रखूं 10 करोड़ को, फिर मेरे को इसको एसेट्स मान के रखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल से तो मैं कम कितना कर रहा हूं हर साल? विशेष कैपिटल से मैं कितना कम कर रहा हूं? 50 लाख। तो एसेट्स पहले मेरे को कितना मानना पड़ेगा? 5 करोड़। किस नाम से मानूंगा? इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एक सस्पेंस करके अकाउंट खुल जाता है। अब फिलहाल ऐसे समझ लो, इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ये रियल एसेट्स नहीं है, क्या है ये? फिक्टिशियस, काल्पनिक, इमेजिनरी एसेट्स भी बोल सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। और इसी को बोला जाता है एक ऐसा खर्चा जो एसेट्स तो नहीं था, पर क्योंकि इससे फ्यूचर, डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर में आपको क्या जनरेट होती रहेगी? इससे रिवेन्यू, और उसके ऊपर आपका करा हुआ क्या? खर्चा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए किया गया था, जिसका फायदा आने वाले कई सालों तक रिवेन्यू जनरेट करने में मिलेगा। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो डिफर्ड मतलब फ्यूचर के लिए रिवेन्यू जनरेट करने वाला एक्सपेंडिचर, नाम पड़ गया डिफर्ड मतलब फ्यूचर रिवेन्यू, और उसके लिए किया हुआ एक्सपेंडिचर तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यही डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा क्या बन जाता है? फिक्टिशियस एसेट्स बन जाता है 10 करोड़ से। अब ये कैसे माइनस होगा? तो मान लो 10 करोड़ से एसेट्स बढ़ा तो 10 करोड़ से कैपिटल बढ़ गया, तो 50 लाख इधर कम किया और 50 लाख इधर कम किया। जैसे डेप्रिसिएशन हर साल कम करते ना, वैसे इसको कम हर साल करते जाऊंगा, कि एक बार में इस खर्चे को ना कम करके धीरे धीरे कम करूं बुक से। इसको हम बोलते हैं क्या? डिफर्ड रिवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर 3 टाइप के हुए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा मशीन, बिल्डिंग ये सब आ रही हैं, बड़ी चीजें, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स बन के कैपिटल। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कोई नया टर्म नहीं खुलता है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट, दोनों का फीचर है जिसमें, रिवेन्यू का भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी। तो उसका नाम पड़ गया क्या? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसी को फिक्टिशियस एसेट्स भी कहा जाता है। यही कंफ्यूज करता है। बाकी इनकम, प्रॉफिट, गेन क्या होता है? भाई जो भी मैं बिजनेस को चला के कमा रहा हूँ ना, जैसे मान ले कि इनके पापा की जो दुकान है वो किस चीज़ की शॉप है? मतलब जनरल शॉप, 2 शॉप है, तो अपन जनरल शॉप को पकड़ लेते हैं। तो जनरल शॉप है, तो जनरल शॉप में जो भी क्रीम पाउडर ये सब बेच करके जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट है। अपन बोल भी तो क्या रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो अपने बिजनेस के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को चला के जो फायदा हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब जो इसके पापा ने, अभी इनकी शॉप है किस चीज की? जनरल शॉप। अब इसके पापा ने एक दुकान में ऐसी टीवी, इनके दुकान के कैमरे के यूज के लिए लगी हुई थी, पुरानी टीवी। वो टीवी इन्होंने 10,000 में खरीदी थी। कोई ग्राहक आया,
और बोला नहीं भैया मेरे को यही वाली टीवी चाहिए, आप जो लगाए बहुत लक्की टीवी है, इसमें मैं मैच वैच देख के गया था, सट्टा लगाया था तो बहुत पैसा कमाया, मान लो ऐसा बोल के गया, तो ये मेरे लक्की टीवी है, अब यही टीवी मेरे को चाहिए, आप भैया ये मेरे को 25,000 में दे दो। अब इसके पापा रेडी नहीं थे 15-20,000 में बेचने, 25 में दे दो। अब 25 बोले तो भाई प्रॉफिट हो रहा है, तो बोले ठीक है भाई ले जाओ। तो क्या ये चीज़ हर साल बेचनी है? नहीं। तो अगर आपके बिजनेस के एसेट्स बिक करके या कोई भी चीज जो हर साल आपके बेचने का मेन पर्पस नहीं था, उन चीजों से अगर आपको फायदा होता है तो उसको गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। तो प्रॉफिट और गेन में समझ में आया डिफरेंस? गेन जो एबनॉर्मल कभी कभार हो और प्रॉफिट जो हर साल हो। अब दोनों को जोड़ दो, प्रॉफिट प्लस गेन इज इक्वल टू इनकम। तो इनकम इज व्हाट? इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस गेन। प्रॉफिट जो हर साल हो नॉर्मल बिजनेस को चला के, गेन जो कभी कभार हो एबनॉर्मल चीजों से। समझ आया डिफरेंस? हाँ। क्लियर है? यही सब दिया उस चैप्टर में। फिर लॉस दिया है, एक्सपेंसेस और लॉस। एक्सपेंस हर साल होता है, लॉस कभी कभार होता है। तो गेन और लॉस कभी कभार, और प्रॉफिट और एक्सपेंस हर साल नॉर्मल बिजनेस को चला के। ठीक है, गॉट इट? भाई सामान बेच रहे हो तो रिवेन्यू, उस सामान को खरीद रहे हो तो उस बेचे हुए सामान को खरीदने को क्या बोलोगे? खर्चा। खर्चा इज नोन एज एक्सपेंस। एक्सपेंस तो हर साल आएगा आपका, है ना? सैलरी, रेंट, ये सब क्या एक्सपेंस है जो हर साल लग रहा है। रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर। गॉट इट? समझ आया? तो यही सब था चैप्टर 2। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं, मतलब चैप्टर 5 तो हमने क्लियर कर ही लिया था, जो प्रैक्टिकल चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बेसिस पे हमने 2 चैप्टर और समझ लिए। दैट इज चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बचा चैप्टर 3, इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को समझाया जाएगा, आप लोगों को भी ये अलग से समझाया जाएगा कि चैप्टर 3 में हम पूरे सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जो अकाउंटेंट बताता है। मैंने कल की क्लास में उनको एक बताया था कि फर्म और ओनर 2 अलग अलग लोग मानते हैं, और हम किसके अकाउंटेंट हैं? फर्म के। जेठालाल और गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को हम अलग अलग मानते हैं, और हम किसके अकाउंटेंट हैं? हम किसके नट्टू काका हैं? तो हम गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के नट्टू काका हैं, ना कि जेठालाल के। इसको इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। From the accounting point of view, this principle state that ये प्रिंसिपल दर्शाता है कि अकाउंटिंग के नजरिए से द फर्म एंड द ओनर आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज। फर्म अलग है और ओनर अलग है, भले ही वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर को हो। कानूनी तौर पर भाई सोल प्रोप्राइटर जेठालाल और गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही है। कल के दिन अगर गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी गलत काम पकड़ाया तो किसको जेल होगी? जेठालाल को जेल होगी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लोग एक ही हैं, लेकिन अकाउंटिंग के नजरिए से जेठालाल को अलग माना जाता है, ओनर को, और फर्म को अलग माना जाता है। इसीलिए तो ओनर का लगाया हुआ पैसा फर्म के लिए क्या बन जाता है? कैपिटल। आपको बताया भी था मैं ये। तो ये अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल से बताया था। फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 1 अप्रैल से लेके कब तक बनता है? 31 मार्च तक। इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप जो भी मेथड लगा रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट को फॉलो करने का, जैसे साल भर में अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे हो तो आप सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाओगे। ये क्या होती है? कैश बुक, परचेस बुक, अलग अलग किताब बनाना, इसको हम बोलते हैं विशेष। क्या कर रहे हैं? फोन बंद कर। मैं अपनी रिकॉर्डिंग के बीच में भी टोक सकता हूँ अगर मुझे लगा कि तू नहीं पढ़ रहा है तो। वो इंपॉर्टेंट नहीं, तू इंपॉर्टेंट है। बंद हो जाना चाहिए, चालू नहीं होना चाहिए वापस से IPL। इधर ध्यान रहे तेरा पूरा। तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था, मैं खुद भूल गया। अकाउंटिंग साल का अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप लोग का बनता है। इसी प्रकार से जो मेथड, हाँ ये बोल रहा था मैं, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, जैसे कि कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, ये सब सब्सिडरी बुक्स होती है जो मैंने आपको कल बताई थी। रिकॉर्ड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस लगाते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए पहले तेल है, तेल में हम राई जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम कच्चे आलू और जो भी डालेंगे वो डालेंगे। उसके बाद फिर वो जब पक जाएगा तो थोड़ा पानी डाल के उसको और बॉईल करेंगे। फिर वो आलू की सब्जी कैसे बनती है, एक प्रोसीजर बता रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसमें मसाले डालेंगे एंड में, फिर उसको थोड़ा देर 5 मिनट पका के सब्जी हमारी रेडी। इसी प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए भी एक अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अकाउंटेंट को। जो प्रोसीजर है विशेष बताएगा। क्या था पहला? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग। तो आइडेंटिफाई करो कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। उसको मेजर करो कितने रुपए की, अगर इकोनॉमिक है तो इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करो। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 बुक्स हैं,
प्राइमरी बुक जिसको जर्नल बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और जर्नल भी बोलते हैं और प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। और एक होती है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मतलब कि ना जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा, रतन टाटा का है ना, तो ये सब जो बड़े बिजनेसेस हैं इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग अलग बनती है। मतलब इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हर चीज की रिकॉर्डिंग की एंट्री अलग अलग, कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में, परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में, ऐसे अलग अलग। तो इसको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। ये आपको चैप्टर 10 और 11 में मिलेगा, ठीक है, टी.एस. ग्रिवाल के हिसाब से, रिफ्रेशर टी.एस. ग्रिवाल के हिसाब से। और जो जर्नल है ये आपको चैप्टर 8 में मिलेगा। और ये चैप्टर 8 तो जर्नल प्रैक्टिकल है, इसकी थ्योरी कि ये जर्नल में क्या नियम रूल्स लगता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, ये आपको चैप्टर 6 में मिलेगा। एंड चैप्टर 7 आपका वाउचर्स है। वाउचर्स मतलब बिल विल कैसे बनाते हैं, इनवॉइसेस, ये आएगा। इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। उसके अलावा इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया जा सकता है और कोई यूज नहीं है। तो चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो मैं अभी आपको बता रहा था, यही फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बन गए। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी क्या होती है। बुक कीपिंग मतलब हर दिन का काम जो आपका लोकल अकाउंटेंट कर सकता है, जैसे आप लोग के यहाँ आता है, नाम नहीं लेना है ना, वो सब जो अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटेंट हो गए। उसके बाद अकाउंटिंग के काम के बाद आपका वो फाइल कहाँ जाता है, सीए के पास जाता है, मतलब सॉरी वो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग का काम कंप्लीट होने के बाद जो हर दिन ट्रांजैक्शन कर रहा है वो बुक कीपिंग, वो काम कंप्लीट होने के बाद आप उसको महीने भर में या साल भर में एक बार अपनी पूरी हिसाब किताब को किसके पास ले जाते हैं, सीए के पास ले जाते हैं। वहां पे सीए क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। तो बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग का काम हो गया जो हर दिन हो रहा है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, मतलब क्लासिफाई करके अलग अलग अकाउंट में उसको छांटना, फिर उसको समराइज करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, कंक्लूजन, निष्कर्ष कि साल भर मेरा बिजनेस चला तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, समराइज करना। और फिर उसकी एनालिसिस निकालना, मैनेजमेंट में मिल करके डिसाइड करना या पापा चाचा मिल करके डिसाइड करना कि हम पिछले साल से कितना ग्रोथ करें, इंट्रा फर्म, विद इन द फर्म कंपैरिजन, और हमारे क्या बोलेंगे उसको, कॉम्पिटिटर से कितना हमारा अच्छा रहा परफॉर्मेंस, तो इसको इंटरफर्म कंपैरिजन करना, ये हम करते हैं। तो क्या प्रोसीजर हो गया, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें जो क्लासिफाइंग समराइजिंग वाला जो पार्ट है ना, खासकर समराइजिंग वाला, समरी निकालना, जो आगे पढ़ोगे चैप्टर्स में 17-18 चैप्टर में, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारा कहलाता है क्या, अकाउंटिंग। और जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है ना, जो हर दिन रिकॉर्ड होता है, जर्नल एंट्री, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग एक कोई लड़का अकाउंटेंट, छोटा अकाउंटेंट भी कर सकता है जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर 6 आता हो। और उसके बाद जो आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे एडवांस, जो आप भी अकाउंटिंग पढ़ोगे, वो आपका आ जाएगा कहाँ से, समराइजिंग और एनालिसिस से। तो ये पढ़ोगे आप चैप्टर 1 में, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। मुझे पता है अब आप बोर हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग किसके अंदर में आ गया, बुक कीपिंग के अंदर में आ गया। और ये क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कई बार क्लासिफाइंग को भी बुक में ही डाल देता है, बुक कीपिंग में डाल देता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लासिफाइंग मतलब छाटना, तो वो काम भी एक जूनियर अकाउंटेंट कर लेगा। लेकिन सीनियर अकाउंटेंट की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जहां पे अब इसके बाद समराइज करना हो, समरी निकालना हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना हो। और एनालिसिस क्लास 12 में सीखोगे आप लोग, वो यहाँ नहीं, क्लास 11 में, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पार्ट हो गया किस में जाएगा, अकाउंटिंग में जाएगा। और जब दोनों को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, अकाउंटेंसी। 3 प्रकार की अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं चैप्टर 1 बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब होता है जिसमें पैसे कितना खर्चा होगा, ये बोर्ड बनाने की अगर मेरी फैक्ट्री है तो इस बोर्ड को बनाने की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी उसके बारे में डिटेल लिखना, इसमें कितना लेबर लगेगा, इसमें कितना मटेरियल लगा है, इसमें कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं, इसको हर बार इसका रॉ मटेरियल मंगाने में कितना खर्चा आता है, तो कितने बार साल में मंगाऊं कि सबसे कम खर्चा है, ये सब चीजों के बारे में डिसाइड करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। इससे आगे चल के वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनता है, सीएमए कहलाता है। जैसे सीए होता है ना चार्टेड अकाउंटेंट, वैसे ही वो कहलाता है सीएमए। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था भैया सीएमए क्या होता है, तो सीएमए मतलब होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक ऐसा अकाउंटेंट जो कॉस्ट को मैनेज करता हो कंपनी की, ये सीएमए होता है। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, आगे सीखेंगे आफ्टर 12th। ये भी एक सब्जेक्ट है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम पैसे का लेन देन रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल चीजों का, ठीक है विशेष, क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें सीए का काम यही होता है,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, फिर उसकी ऑडिट करना, फिर टैक्सेस भरना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ऑडिट मतलब चेक करना, ऑडिट मतलब चेक करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही बने कि गलत बने, टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन मेड इन द करेक्ट फॉर्म और नॉट, दिस विल बी नोन एज ऑडिटिंग डन बाय ऑडिटर। जो करता है ऑडिट उसको ऑडिटर बोलते हैं। और ऑडिटर कौन होता है? चार्टेड अकाउंटेंट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो। और ये मेंबर कैसे बना जाता है? एग्जाम क्लियर करके, एग्जाम क्लियर करके, प्रोफेशनल कोर्स बोला जाता है। समझ आया? तो तीन होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, ऐसे बहुत नाम चलते हैं। सीएस मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी के लॉ के ऊपर पड़ता है। अगर आप कंपनी के कानूनी सलाहकार बनना चाहते हो तो दैट विल बी नोन एज यू आर द कंपनी सेक्रेटरी। किस चीज में सेक्रेटरी? झाड़ू पोछा लगाना सेक्रेटरी नहीं, वो गार्ड वाला सेक्रेटरी नहीं, हाँ गार्ड वाला, लेकिन कानूनी तौर पर कंपनी को प्रोटेक्ट करने वाला गार्ड वाला सेक्रेटरी, इसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ, विंडो ड्रेसिंग होती है, उसके लिए ऑडिटिंग होती है ना, सीए करता है ना, चेक करता है कि किसी प्रकार से विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट को छेड़छाड़ करके मैनिपुलेट तो नहीं किया गया, गलत सलत अकाउंटिंग थोड़ी दिखा दी गई। इस सब चीज़ के लिए ऑडिटिंग होती है। उसके लिए हमको क्या लगते हैं? बिल लगते हैं कि हम जो भी एंट्री करें हैं हर चीज़ का बिल लाओ, हर चीज़ का प्रूफ लाओ कि ये जो आपने एंट्री लिखी, सीए पूछ सकता है ये जो आपने अपनी बुक्स में एंट्री लिखी है इसका क्या प्रूफ है आपके पास? कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि आपने पेमेंट किया है, या कोई बिल दिखाओ। तो लोग आजकल वो भी कच्चा पक्का सब कन्वर्ट हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन लगता तो है ना प्रूफ। देखो हर चीज कानून बनी तो तोड़ भी रहता है, अब उसके बारे में तो नहीं ना मैं आपसे बात करूंगा, है ना। मैं तो बात करूंगा कि क्या चीजें हैं, मैं तो आपसे अभी ऑप्टिमिस्टिक बात करूंगा ना, है ना। मैं आपसे पैसिमिस्ट बात तो नहीं करूंगा, नकारात्मक बात तो नहीं करूंगा, है ना। हमारे जो लॉज में जो ऑप्टिमिस्टिक बातें वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। फिर तो आगे तो आप लोग खुद इतने होशियार हैं कि कहाँ से क्या लूप होल खोजना है कानून का तो खोज ही लेंगे, है ना। तो चैप्टर 1 आपका हो गया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब आप आगे जाके एमबीए करते हैं ना, जिसमें आप एम्प्लॉयज कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, होटल मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग चीजों को सीखते हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। समझ आया? और फंक्शंस ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग प्रोसेस अभी बताया, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में यही आ गया था, अकाउंट्स में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हो सकता है, अकाउंट्स के डेटा को रिलायबल, भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। तो ये सब इसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको, कई बार 4, 5, 6 नंबर में आ जाता है, हम भी इसको बाद में पढ़ा देंगे लिमिटेशंस को। तो चैप्टर 1 हमारा हो गया, चैप्टर 2 हमारा हो गया, चैप्टर 3 बचा है, चैप्टर 1 का लिमिटेशन बचा है, चैप्टर 3 हमारा बचा है प्रिंसिपल्स के बारे में। चैप्टर 4 हमारा हो गया, डिफरेंस बस पढ़ना है, आप घर से रीडिंग करके आना। चैप्टर 5 तो हमने देख ही लिया है। अब हम जर्नल एंट्री की बात कल से करेंगे, जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर 6 सीखेंगे। आज का आपका क्या होमवर्क रहेगा? तो आपको इन सारी थ्योरीज को घर में आज रिवीजन करना है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसके वीडियोस भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो घर जाके इसको वापस से देख के रिवीजन कर लेना, क्योंकि इतनी बातें यहाँ से जाने के बाद दिमाग से निकल चुकी रहेगी। और अब ज्यादा बोलूंगा तो जो पुराना है वो डेटा निकलते जाएगा, इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ, इतना ही बोल रहा हूं। इसके बाद आप कल यहां तक बुक रीडिंग करके आएंगे ना, मेरे वीडियो को वापस से देख करके और बुक रीडिंग करके, ये वीडियो थोड़े देर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर कल से हम लोग करेंगे क्या? जर्नल एंट्री चैप्टर 8 की जंग की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो सोचो अभी जो एक चैप्टर करके सिर्फ चैप्टर 5 करके